हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो चैप्टर है दोस्तों वह है तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। किस तरीके से इस चैप्टर को दोस्तों हम पढ़ें ताकि यह जो चैप्टर है दोस्तों केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर है, जो कि आपके जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा मार्क का पूछा जाता है। और यह जो चैप्टर है दोस्तों आपकी केमिस्ट्री के अंदर सबसे टफ चैप्टर, बहुत सारे छात्र इसको बहुत टफ मानते हैं, बल्कि यह यदि पढ़ते हैं तो उनको टफ कुछ नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जिसके द्वारा आप पूरी केमिस्ट्री पर जो भी केमिस्ट्री से संबंधित चैप्टर होंगे आप उनमें इसी चैप्टर के द्वारा अच्छे तरीके से वर्क कर पाएंगे, या कहें तो उस चैप्टर को अच्छे तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं। यदि आप इस चैप्टर पर अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, इस चैप्टर को समझ लेते हैं तो जैसे कि किसी पौधे की जड़ मजबूत होती है तो वह पौधा भी बहुत अच्छा मजबूत ही होता है, उसी तरीके से यह जो चैप्टर है केमिस्ट्री की जड़ ही मान सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि तत्वों का वर्गीकरण, जो तत्वों की संयोजकताएं होती हैं, किस तरीके से एक दूसरे से तत्व जुड़ते हैं और किस तरीके से जो भी रिएक्शन होती हैं उनमें भी आप एलिमेंट को ही पढ़ेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट यह चैप्टर है। तो आगे हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं तत्वों का वर्गीकरण, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। तो इसमें कुछ धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं, अक्रिय गैस हैं। तो किस तत्व की क्या संयोजकता होती है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरीके से इनको विभाजित किया गया है, पूरी ही जितने लगभग इस चैप्टर से संबंधित आप इस चैप्टर में प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को आप पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को आप थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, और जो छात्र हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों सिर्फ आपका कहने से सपोर्ट नहीं होगा, आपको नए छात्रों को जोड़ना होगा और अच्छे से अपनी आप तैयारी ज़रूर करते रहें। और जितने भी छात्रों को आप जोड़ते हैं उन सभी को आप बताएं कि किस तरीके से हमारे इस चैनल टारगेट विद डीकेएस पर आपके लिए सभी चैप्टर को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और प्रत्येक उस तरीके से पढ़ाया जा रहा है दोस्तों जहां पर आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उनमें आप पेपर सीट में देख सकते हैं, तो किस तरीके से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और यहाँ पर किस तरीके से कोई तत्व किसी के साथ जुड़ता है वह भी अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि रिएक्शन आती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसके पश्चात हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। उस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ इसके प्रयोग बताए गए हैं। यदि आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझेंगे तो जो भी लगभग जितने भी चैप्टर हैं, चाहे कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, चाहे कितने भी कोई भी, यदि वह केमिस्ट्री के चैप्टर हैं तो आपके लिए यह चैप्टर आपके लिए हर समय काम आने वाला है। यानी कहें तो कहें अधिक से अधिक यही चैप्टर आपके लिए मजबूती देता है केमिस्ट्री के अंदर, और जितना यह चैप्टर आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आप समझ पाएंगे और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमें थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए धन्यवाद। और आपके सिर्फ कहने से सपोर्ट नहीं होगा, बल्कि सपोर्ट कुछ करने से होगा। करना क्या है कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, भाई बहन हैं, जो भी आपके कहें तो रिलेटिव हैं, या कहें तो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो आप जो हैं अपने जो साथी हैं, आपके जो भी जुड़े हुए आपके विद्यार्थी हैं, जो भी आपके साथी हैं, आप उन्हें भी हमारे चैनल से जोड़िए, हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और अच्छे तरीके से समझाइए कि किस तरीके से हमारे चैनल पर आपके लिए सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट कराई जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। और उन छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे चाहता हूं दोस्तों कि क्लास हमारी जो है एक स्मार्ट बोर्ड पर क्लास हो, थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे तरीके से और जो भी कंसेप्ट हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए अच्छी अच्छी क्लास अपलोड करते रहें। तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए यह जो एलिमेंट्स दिखाए हैं यहाँ पर इनका वर्गीकरण किया गया है। कौन से सबसे पहले साइंटिस्ट आए जिन्होंने बताया कि तत्व
कैसे कैसे इनके बारे में बताना प्रारंभ किया और किस तरीके से इनके बारे में आप समझें और कौन सा वह तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से परीक्षा में लिखा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं यह है कि हैंड रिटन नोट्स है, उसके द्वारा मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करूंगा। और इसको यदि आप अपनी फेयर कॉपी या जो भी बनाते हैं उस पर ज़रूर लिखा करें, ताकि इसमें बिल्कुल सेम टू सेम आपको प्रश्न पत्र में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी छात्र इसमें जो नोट्स है उसके द्वारा अपनी लिख करके कॉपी फेयर कॉपी तैयार कर रहे हैं वह आप बताएंगे मुझे और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, तो थोड़ा हमें भी पता चलना चाहिए कौन ऐसे छात्र हैं जो वास्तविक मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों सिर्फ जो जो छात्र सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और नोट्स नहीं बनाते उनके लिए अधिक फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वही छात्र मैक्सिमम मार्क ला पाएंगे। उन्हीं के अच्छे मार्क आते हैं जो अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और अपनी कॉपियों को भी अच्छे तरीके से फेयर कॉपी तैयार करते हैं। क्योंकि फेयर कॉपी तैयार करेंगे आप तभी तो थोड़ा सा याद कर पाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात भूल भी जाते हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे, अपनी फेयर कॉपी लेंगे, उस पर बार बार लिखेंगे और इसकी एक साथ कॉपी जरूर तैयार करते रहें। और सीरीज से आपके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरे चैप्टर वाइज हर एक कंसेप्ट को बताऊँगा। लगभग सभी जितने भी कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में उनको बताने की मैं कोशिश करूँगा और अच्छे से आपके लिए समझाऊँगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि तत्वों के वर्गीकरण के विषय में क्या है, कौन से तत्व प्राकृतिक हैं अप्राकृतिक हैं, इनके बारे में समझते हैं और चलते हैं टॉपिक वाइज। प्रत्येक टॉपिक पर किस तरीके से इससे प्रश्न पूछे गए हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। आपको पता होगा कि यह जो चैप्टर है केमिस्ट्री में सबसे लगभग बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसी चैप्टर का जो आधार है वह सभी चैप्टरों पर लागू होता है। यही एक चैप्टर जिसका यह चैप्टर मजबूत होता है उसके लिए जो रिएक्शन होती हैं या कहें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें बहुत आसानी होती है लिखने में, याद करने में, समझने में और समझाने में भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं तत्वों का वर्गीकरण। तो तत्वों का वर्गीकरण के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको समझ लेते हैं। तत्वों को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे आप रासायनिक और भौतिक गुणों में विभिन्नता पाई जाती है, आप जानते हैं, क्योंकि रासायनिक गुण अलग होते हैं और भौतिक गुण अलग होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर इन तत्वों को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है उसके बारे में अभी हम समझेंगे। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक आए, देन उसके पश्चात कौन से वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस आवर्त सारणी के बारे में, जो भी तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की गई है उसके बारे में क्या बताया। तो इसी तरीके से सभी के बारे में समझेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर लगभग सभी टॉपिकों के आपके लिए नोट्स तैयार हैं और मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपके लिए नोट्स तैयार किए गए हैं और हैंड रिटन नोट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ऐसे ही मैंने आपके लिए तैयार किए हैं कुछ नोट्स, यहाँ पर देख सकेंगे आप। तो सबसे पहले समझेंगे कि कौन वैज्ञानिक ने क्या नियम दिया, किस तरीके से दिया, क्या क्या दिया है, और अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आपके लिए यह जो क्लास हैं किस तरीके से तैयार की गई हैं। और फिर हम देखेंगे कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है, मूल आवर्त सारणी क्या है, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके विषय में क्या कहा है। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि तत्वों को उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो कौन से आधार माने गए हैं जिनके अनुसार उनको बांटा गया है, तो आप समझ चुके हैं कि रासायनिक एवं भौतिक गुणों में समानता के कारण। तो अब हम बात करते हैं वर्तमान में अब तक 118 तत्व प्राप्त हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, उसमें कितने तत्व हैं, 118 तत्व प्राप्त हैं। प्रकृति में 98 तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि 98 जो तत्व हैं वह प्रकृति में ही पाए जाते हैं, यानी प्राकृतिक तत्व कितने हैं, 98। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अभी वर्तमान में कितने तत्व उपस्थित हैं या प्राप्त हैं, तो 118 तत्व हैं। और प्रकृति में तत्व पाए जाने वाले
कितने होते हैं? 98 तत्व जो हैं प्रकृति में पाए जाते हैं। अब मानव निर्मित कितने हैं? 20 जो हैं मानव निर्मित हैं, यानी मनुष्य के द्वारा निर्मित हैं। तो कुल मिलाकर के कितना हो गया है? 118। तो इतने तत्व तो प्राप्त हैं, लेकिन उसमें से प्राकृतिक यानी प्रकृति में कितने हैं? 98 तत्व पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तत्वों का वर्गीकरण के विषय में कौन कौन वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है तत्वों का प्रारंभिक वर्गीकरण सबसे पहले आए थे प्राउट आए थे। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण दोस्तों धातु और अधातु में किया गया। उसके पश्चात प्राउट आए थे, जिन्होंने अपने कहा था प्राउट की परिकल्पना, उन्होंने एक परिकल्पना दी थी। और उसके पश्चात आते हैं डोवेराइनर, जिन्होंने एक त्रिक सिद्धांत दिया है। और देन उसके पश्चात न्यूलैंड्स आते हैं, इन्होंने अपना अष्टक नियम दिया था। मेंडेलिफ आते हैं, मेंडेलिफ ने आवर्त सारणी दी है। और देन उसके पश्चात आते हैं मौसले। तो मौसले ने क्या किया था? जो मेंडेलिफ थे उन्हीं की आवर्त सारणी में थोड़ा सा संशोधन कर दिया और उसी के पश्चात एक आधुनिक आवर्त सारणी को दिया। इनकी जो आवर्त सारणी थी उसको मूल आवर्त सारणी कहा गया। और जो मौसले थे उन्होंने जो आवर्त सारणी का आविष्कार किया या कहें तो संशोधन करके जो आवर्त सारणी तैयार की, उसी को आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। जिसके द्वारा अभी आप जो बहुत सारी चीज़ें समझते हैं रिएक्शन के लिए या कुछ भी एलिमेंट्स से संबंधित कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें उसी जो आवर्त सारणी है उसी का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण किया। कौन कौन थे? ये थे, इन्होंने ये जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने ही एलिमेंट्स से संबंधित अपनी विचारधारा को रखा और कुछ सारणी भी तैयार की। तो समझते हैं किस तरीके से इन तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले जो तत्वों का वर्गीकरण किया गया था दोस्तों, वह किया गया था धातु और अधातु में। तो यहाँ पर लिखा है प्रारंभ में तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातु में विभाजित किया गया था। दोस्तों आप अपनी फेयर कॉपी जरूर तैयार करते रहें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उस छात्र को समझ सकूँ कि कौन सा ऐसा छात्र है या कौन से ऐसे छात्र हैं जो अपनी मेहनत को वास्तविक मेहनत कर रहे हैं। वास्तविक मेहनत का मतलब है दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से आपको याद तो रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए। तो अधिक से अधिक आप याद रखना चाहते हैं और लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं, तो आप अपनी फेयर कॉपी को तैयार करते रहें। और आपको तो जो आंसर शीट आती है उसमें लिखना है, तो लिख करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए आप लिखते रहें अपनी फेयर कॉपी पर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब हम बात करते हैं कुछ समय के पश्चात ऐसा हुआ। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण तो दोस्तों धातु और अधातुओं में किया गया था। यानी उन्हें तत्वों को क्या माना था कि कुछ तत्व धातु होते हैं और कुछ तत्व अधातु होते हैं। इन्हीं दो में तत्वों को सबसे पहले बांटा गया था। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ? कुछ समय के पश्चात ऐसे तत्वों का पता चला जिनके गुण धातु और अधातु दोनों के समान थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पहले हमने बांटा धातु और अधातु में कि धातु होते हैं कुछ तत्व और अधातु होते हैं। और धातु और अधातु आप जानते ही हैं कि क्या होते हैं। इस चैप्टर को हमने पहले ही पढ़ा दिया है आपके लिए। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लीजिए, ताकि आपकी जो तैयारी अच्छी हो सके। तो कुछ तत्वों का ऐसा पता चला जिनके गुण थे धातु और अधातु दोनों के ही समान थे। इन्हीं तत्वों को धातुवान या उपधातु मेटालॉइड्स कहते हैं। तो कभी कभी उपधातु क्या होते हैं दोस्तों, यह जो मैंने आपके लिए यहाँ से यहाँ तक की जो 2-3 लाइन लिखी हैं, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक तो इसमें हिस्ट्री में यह लाइन जुड़ गई, जैसे कि हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं और नंबर से पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले धातु और धातु में बांटा गया। देन उसके पश्चात कुछ तत्वों का ऐसा पता चला जिनमें धातु और अधातु के दोनों के गुण समान थे। अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम? इन्हीं तत्वों को धातुवान या उपधातु मेटालॉइड्स कहते हैं। तो मेटालॉइड्स का मेटल क्या होती हैं? धातु। तो नॉन मेटल अधातु। तो मेटालॉइड्स, यहाँ पर लॉइड्स जो ऑइड्स जो लगता है दोस्तों, उसका मतलब होता है के जैसा। यानी धातु भी धातु उपधातु क्या होगी? धातु और अधातु दोनों के ही गुण इनमें विद्यमान होंगे, इसी कारण इनको कहते हैं मेटालॉइड्स। तो यहाँ पर कभी कभी उपधातु लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है, तो आप इसी परिभाषा को लिख देंगे तो आपको मार्क वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं दोस्तों कि सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया गया धातु और अधातु में, और अब वर्गीकरण किया जा रहा है
प्राउट की परिकल्पना के अनुसार। यानी नंबर 2 पर कौन से आते हैं, सबसे पहले आए थे नंबर 1 पर बांटा गया, हमने किसमें बांटा, धातु और अधातु में। अब पता चला कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण हैं, इसी कारण एक नए वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपनी एक परिकल्पना को दिया। तो उन्हीं का यह परिकल्पना दी गई है, उन्हीं द्वारा यह परिकल्पना दी गई है जिसको हम कहते हैं प्राउट की परिकल्पना। क्या है, प्राउट्स हाइपोथेसिस। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि इस परिकल्पना के अनुसार, यहाँ पर मैंने इसलिए इस तरीके से लिखा है दोस्तों कि आप कभी भी यदि आंसर शीट में लिखेंगे इस तरीके से ही लिखें, ताकि आपको जो नंबर अधिक से अधिक प्राप्त होंगे, यदि आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। दोस्तों एक लिखने का भी एक तरीका होता है, जो एग्जामिनर होते हैं उनको किस तरीके से हम खुश कर सकते हैं, तो वह भी तरीका होना चाहिए। सिर्फ लिखना ही अच्छे मार्क नहीं प्राप्त कर पाते हैं, तो अच्छे तरीके से लिखेंगे और जो भी लिखते हैं उन सेंटेंस को किस तरीके से सुमेलित किया जाए कि जो एग्जामिनर हैं उनको अच्छा लगे और वह एक ही बार में समझ सकें कि यह छात्र जो है मेहनत करके इसने लिखा है और अच्छे तरीके से इसने जो लिखने की कोशिश की है या लिखा है, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। तो प्राउट ने क्या कहा, प्राउट के अनुसार ऐसा लिखेंगे, सभी तत्वों के परमाणु भार, परमाणु भार क्या होते हैं, इनका जो द्रव्यमान होता है, सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, ऐसा इन्होंने कहा था। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि प्राउट की परिकल्पना क्या है। तो प्राउट की परिकल्पना लिखने के लिए कभी भी पूछा जाता है तो आप लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन ही तो हैं, सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। ऐसा उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वे मानते थे कि कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है दोस्तों 1 होता है। कितना होता है, 1। तो जैसे कि मानते हैं कि कोई तत्व है सोडियम, जिसका परमाणु भार कितना होता है, 23। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है 23 होता है। तो उन्होंने माना था कि यह जो संख्याएं, इनके परमाणु भार जो आते हैं ना, एक परफेक्ट नंबर में आते हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके परफेक्ट नंबर में आते हैं और दशमलव में आते नहीं हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 का तो सभी में, 1 तो सभी का मल्टीपल फैक्टर होता है। इसी कारण उन्होंने कहा था कि जो सभी तत्वों के परमाणु भार हैं हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। अतः सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि सभी तत्वों के जो परमाणु भार हैं वह आएंगे किसी मल्टीपल, जो भी वन का मल्टीपल होगा, जैसे कि 1 हो 2 हो, परफेक्ट नंबर होगा। तो के हाइड्रोजन, सभी तत्व जो हैं हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इनके बाद भी एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब पढ़ते हैं उनके बारे में। कुछ समय के पश्चात ज्ञात हुआ कि तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं होते। वे समझते थे प्राउड जो हैं कि ये जो तत्वों के जितने भी परमाणु भार होते हैं वह पूर्ण संख्या ही होते हैं। इसी कारण उन्होंने 1 को उसका मल्टीपल फैक्टर मान लिया और 1 परमाणु भार किसका होता है, हाइड्रोजन का। इसी कारण उन्होंने कहा कि सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बने होते हैं। लेकिन कुछ समय के पश्चात ज्ञात हुआ कि तत्वों के परमाणु भार पूर्ण संख्या में नहीं होते तथा यह निश्चित हो गया कि सभी हाइड्रोजन के परमाणु से नहीं बने होते। क्या, सभी तत्व, यहाँ पर लिखेंगे आप, सभी तत्व पूर्ण संख्या में नहीं होते तथा यह निश्चित हो गया कि सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणु भार से नहीं बने होते। किस, प्राउट की परिकल्पना के अनुसार। सबसे पहले धातु और अधातु में बांटा गया, देन उसके पश्चात प्राउट की परिकल्पना आई और उसी के पश्चात अब आते हैं हमारे डोवे राइनर। अब वह क्या कहते हैं उनके बारे में समझते हैं। प्राउट की परिकल्पना के द्वारा ही सर्वप्रथम, यह विशेष पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। जो छात्र आगे जाकर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी भी पार्टिसिपेट होते हैं तो उनके लिए यह विशेष पॉइंट है और बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि प्राउट की परिकल्पना के द्वारा ही सर्वप्रथम स्पष्ट हुआ कि तत्वों के परमाणु भार परस्पर संबंधित हो सकते हैं। यदि आप समझ चुके होंगे, यदि आपने अभी क्लास में थोड़ा ध्यान दिया है तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि तत्वों के परमाणु भार के संबंध में सबसे पहले किसने चर्चा की, प्राउट ने। किसने की, प्राउट ने ही की थी। किसने की थी, प्राउट ने की थी। प्राउट ने अपनी परिकल्पना में कहा था कि सभी तत्वों के परमाणु भार हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं, ऐसा प्राउट ने कहा था। तो
उन्होंने परमाणु भार के बारे में कुछ शब्द कहे। तो सबसे पहले यहीं से पता चला है कि परमाणु भार परस्पर संबंधित हो सकते हैं। यह इसमें हमने समझा किसके माध्यम से? सबसे पहले समझा हमने प्राउड की परिकल्पना के माध्यम से। अब हम समझेंगे तथा तत्वों को उनके गुणधर्मों तथा परमाणु भारों में कोई संबंध हो सकता है। तत्वों के क्या होते हैं? कुछ गुणधर्म होते हैं तथा परमाणु भार तो होते ही हैं, उनमें कोई भी संबंध हो सकता है। ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? प्राउड की परिकल्पना से ही। तो इस लाइन को आप याद रखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे और अच्छे तरीके से ऐसे पॉइंट अगर यदि फैक्ट जोड़ते हैं आप तो आपके लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त होंगे। अब हम समझते हैं दोस्तों डोबे-राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, डोबे-राइनर का त्रिक नियम या सिद्धांत। तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि डोबे-राइनर का त्रिक नियम लिखिए। बहुत सरल भी है, आप इतनी लाइन देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा समझेंगे, इनको अपने आप से आप लिख देंगे। क्या है? त्रिक माने 3। तो डोबे-राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों के 3 समूह बनाए तथा यह ज्ञात किया कि, अभी मैं आपके लिए समझाता हूँ, उन्होंने क्या किया था कि 3 तत्वों के ऐसे समूह बना दिए यानी ग्रुप बना दिए जिनके गुण समान थे। उन्होंने क्या ज्ञात किया? यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत के बराबर होता है। इस प्रकार के त्रिक समूह डोबे-राइनर के त्रिक समूह कहलाते हैं। कभी कभी पूछा जाए आपसे कि त्रिक समूह क्या होते हैं तो आप कह देंगे कि डोबे-राइनर ने क्या किया था? समान गुण वाले ऐसे 3 तत्वों के समूह बनाए जिनके गुण समान थे। तो उन्हीं जो समूह थे या त्रिक जो उन्होंने एक नियम दिया है, वह नियम तो होता है डोबे-राइनर का त्रिक नियम या सिद्धांत। और जो तत्व बनाए थे, समूह बनाए थे, तत्वों के द्वारा समूह बनाए थे, वह क्या कहलाते हैं? त्रिक समूह कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, उन्होंने कहा कि यदि समान गुण वाले 3 तत्वों को, यानी एक समान उनके गुण होने चाहिए और उनको उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए, यानी सबसे पहले किसको रखेंगे? कम परमाणु भार वाले को, देन उसके पश्चात रखेंगे उससे अधिक परमाणु भार वाले को, और देन उसके पश्चात रखेंगे उससे भी अधिक परमाणु भार वाले तत्व को। तो जो दोनों पहला और तीसरा परमाणु जो होगा, उन दोनों के परमाणु भारों का जो योग होगा और उनका औसत कैसे निकालते हैं? जितने भी अणु होंगे उनके परमाणु भारों का योग करेंगे और जितने भी अणु हैं या कहें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका डिवाइड कर देंगे। जैसे कि 2 परमाणु हैं तो दोनों के परमाणु भारों का योग करते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो वो उनका औसत परमाणु भार होता है। तो आप समझेंगे सबसे पहले किसी भी तत्व का या कहें यदि किसी भी संख्याओं का औसत निकालना हो तो क्या करते हैं? उन संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जितनी संख्या होती हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डोबे-राइनर के त्रिक समूह क्या होते हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे कि ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनमें कहा था कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन लिथियम का जो उन्होंने माना था वह परमाणु भार माना था 7 और सोडियम का 23 होता ही है और पोटेशियम को 39 माना था। तो उन्होंने कहा था कि जो बीच वाला एलिमेंट्स होता है उसका परमाणु भार दोनों के औसत परमाणु भार के बराबर होता है। तो यही उन्होंने माना था। जैसे लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु भार क्या होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड क्यों किया है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने पूछा है लिथियम और पोटेशियम का औसत परमाणु भार कितना होगा। तो इसीलिए हम कैसे समझेंगे इसको कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी के परमाणु भारों को जोड़ते हैं और उसी संख्या से डिवाइड करते हैं जितने एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं तो दोनों के परमाणु भार को ऐड किया गया है और 2 से डिवाइड किया गया है। यदि और भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनको जोड़ा जाता है और उतने से ही डिवाइड किया जाता है। आप ऐसा जानते भी होंगे। तो दोनों एलिमेंट्स को जोड़ लिया और जोड़ने के बाद जो भी इनके परमाणु भार थे उनको जोड़ा गया है। जैसे 7 + 39 इक्वल टू कितना होता है? 46। 46 का अपन 2 यानी डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाता है? 23 हमें प्राप्त हो जाता है।
दोस्तों कितना प्राप्त होता है 23 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण सोडियम का परमाणु भार कितना है 23 है। इसी प्रकार उन्होंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को माना और ऐसे इसी प्रकार उन्होंने एक और त्रिक को बनाया था। उन्होंने सिर्फ 3 त्रिकों के द्वारा ही उन्होंने प्राप्त किया था। तो आगे बात करते हैं ऐसे 3 त्रिक कौन से हैं। यहाँ पर विशेष पॉइंट और लिखे हैं मैंने, यहाँ पर लिखेंगे आप। यहाँ पर आप समझेंगे कि अधिकांश तत्वों के परमाणु भार त्रिक समूह एक बार लिखा जाएगा यहाँ पर, त्रिक समूह नहीं बनाते। अधिकांश जो तत्व थे वह त्रिक समूह नहीं बनाते। इसी कारण क्या था, इसी कारण इस सिद्धांत को अमान्य कर दिया गया। किसके सिद्धांत को? डोवे-रायनर के। डोवे-रायनर ने कितना दिया? त्रिक सिद्धांत दिया। डोवे-रायनर ने त्रिक समूह का त्रिक सिद्धांत दिया था। अब बहुत सारे जो समूह थे या एलिमेंट्स थे वह इस नियम का पालन ही नहीं करते। इसी कारण इस नियम को क्या किया गया? अमान्य कर दिया गया। और अब हम पढ़ते हैं क्या हुआ। डोवे-रायनर के त्रिक समूह में दिए गए तत्वों के परमाणु के अनुसार, यानी जो उन्होंने क्या कहा था, जो डोवे-रायनर ने परमाणुओं के बारे में बताया, तत्वों के बारे में बताया, उनके अनुसार क्या है, उनके गुण आज भी ज्ञात तत्वों से समानता रखते हैं। उन्होंने जो कुछ गुण बताए थे वह गुण आज भी कुछ तत्वों से समानता रखते हैं, क्योंकि उस समय इतने तत्व ज्ञात नहीं थे। और अभी हम पढ़ेंगे कि इसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उनके समय में कितने एलिमेंट्स थे और उन्होंने क्या क्या बताया था। यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि डोवे-रायनर के त्रिक नियम की सीमा क्या थी, वह क्या क्या किस तरीके से उसकी सीमाएं थीं, उसको समझते हैं। सीमाएं का मतलब उनकी वह कहाँ तक लागू हो पाया नियम। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, डोवे-रायनर केवल 3 त्रिक समूहों की ही पहचान कर सके थे। उन्होंने केवल 3 ही त्रिक बना पाए थे। जैसा कि एक पहला है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके ये 3 समूह हैं। इस तरीके से उन्होंने सिर्फ 3 त्रिक को ही तैयार किया था। यह है Ca, Sr और Br, जैसे कि ब्रोमीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, Br, आयोडीन। तो आगे हम समझते हैं दोस्तों। अब हम समझेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम समझेंगे। तो अब हम इसको भी बहुत अच्छी तरीके से, किस तरीके से इन्होंने विभाजित किया तत्वों को, देन उसके पश्चात मेंडलीव की आवर्त समझेंगे और अच्छे तरीके से मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं समझेंगे। बहुत अच्छे तरीके से ये उस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से हम पढ़ते रहेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में कैसे कैसे फैक्ट जोड़े गए हैं। तो अच्छे तरीके से आपको क्लास मिलती रहेगी। और प्लीज़ दोस्तों, मैं उन छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमें दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे साथ हैं, और हम भी उनके साथ हैं जो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। कहें तो जितने भी छात्र हैं वह सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहें, और हमसे जितनी भी सहायता बन सकेगी हम उतनी सहायता करेंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छा जो भी वीडियो अपलोड करते हैं करते रहेंगे। प्लीज़ आप भी सपोर्ट करते रहें। और आप यदि किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपसे जुड़े हुए जितने भी छात्र, आप उन्हें भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को ज़रूर करते रहना। और जितने भी किसी भी छात्रों को आप जोड़ते हैं, वह छात्र जो अन्य छात्रों को जोड़ रहे हैं तो अपना कमेंट में नाम लिखें और अच्छे तरीके से बताएं। और साथ ही यदि आपके लिए इस क्लास में कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो वह भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और आगे आप किस चैप्टर पर वीडियो चाहते हैं उसका भी नाम लिखें, हो सके तो आपके लिए वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और इसके पश्चात हम पढ़ने वाले कार्बन एवं उसके यौगिक। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग 20 से 25 नंबर की केमिस्ट्री आपके पेपर शीट में रहती है। तो उसके लिए यह जो 2 चैप्टर हैं सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और इस चैप्टर से तो दोस्तों बहुत बार ही प्रश्न आपके लिए देखने को मिलेंगे। लगभग 10 नंबर तक इस एक ही चैप्टर से आपके लिए प्रश्न पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।